Hello friends and dear students, welcome to Sarda Sadan online YouTube platform. Today we are talking about a new chapter, body fluid and circulation. We talk about fluid system in our body like blood and lymphatic system. ठीक है, we talk about types of cell, we talk about function of cell in blood. ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम इन हार्ट. ठीक है, तो इसी के साथ हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं अपन इसका बॉडी फ्लूइड का एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का. देखो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर कुछ डायग्राम दे रखे हैं. एक्चुअल में ये आपको बाद में देखने हैं, लेकिन अभी पहले देख लो. जब देख लिया तो आंखें थोड़ी बंद करोगे बाद में. देखो ये ब्लड स्ट्रीम है, एक ये ब्लड की कोई कैपिलरीज है, उसमें से ब्लड आ रहा है फ्लो करता हुआ, कुछ ऐसे ही आता है ब्लड फ्लो करता हुआ. और उसके अंदर ये जो है ना, ये आरबीसी सेल है. कौन सी सेल है बच्चों? आरबीसी सेल है. और ये आ रही है. ठीक है, अब आरबीसी सेल जो होती है तस्त्रियाकार होती है ऐसे. ठीक है, क्लियर? तो ये आरबीसी सेल इसके अंदर दिखा रखी है. ठीक है, और यहां पर ब्लड सेल्स एंड टाइप्स विथ फंक्शन. फंक्शन तो नहीं दे रखे, लेकिन ये ब्लड सेल है ऑफ डब्ल्यूबीसी. किसकी है? डब्ल्यूबीसी की ब्लड सेल्स हम देखते हैं यहाँ. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो किस प्रकार से काम करता है. ये तो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम बात करेंगे कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उनकी भूमिका क्या है, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं. देखो ये सेल है, ये एक सेल है. क्या है भाई? और ये सेल लिविंग सेल है बच्चों. कैसी सेल है? लिविंग सेल है ये सेल. अच्छा, इस सेल को जीवित रहने के लिए इसमें कुछ पदार्थ आने चाहिए. लाइक O2 तो आनी चाहिए, प्लस कुछ पोषक पदार्थ. कुछ पोषक पदार्थ. ठीक है, ये इसके अंदर आने चाहिए. ठीक, अब ये जो पोषक पदार्थ इसके अंदर आ रहे हैं और अंदर आने के बाद इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकलता है जो आप जानते हो. इसमें CO2 होता है बच्चों, प्लस नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है. जो आपने अभी किडनी वाला जो चैप्टर पढ़ा उसमें समझ आएगी, नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है. ये शरीर से बाहर निकलने चाहिए. ऐसा एक सिस्टम चाहिए. तो एक प्रकार से एक प्रभावी मैकेनिज्म चाहिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत इफेक्टिव एक मैकेनिज्म चाहिए जो अपनी बॉडी को काम करवाती रहे. ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम. क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट, या आप हिंदी में कह दो इसको अभिगमन सिस्टम. क्या कह दो? अभिगमन सिस्टम. ये अभिगमन सिस्टम. अच्छा, अभिगमन सिस्टम जो होता है वो सरल जीव जो होते हैं उनके लिए, और जटिल या उच्च स्तरीय जीव उनके लिए. ये सारी बात हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म में बात, ये प्राणियों में बात करेंगे. जीव है जो प्राणी, हम प्लांट की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे ध्यान रखना, हम प्लांट की बात नहीं करेंगे. तो जो सरल जीव है, लाइक स्पंज हो गया, या सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हो गए,
सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हो गए। होता क्या है कि इन जीवों को बाहर से न्यूट्रिएंट लेने के लिए या O2 लेने के लिए तथा अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक अभिगमन तंत्र की आवश्यकता होती है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। लेकिन ये इनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ओनली रहता है वाटर, इसलिए इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए क्या करते हैं कि जो बॉडी की सरफेस होती है, बॉडी की सरफेस होती है, उससे वाटर को अंदर डाल लेते हैं, वाटर को अंदर डाल लेते हैं और वाटर के साथ आप जानते हो O2 प्लस न्यूट्रिएंट वगैरह भी अंदर ले लेंगे। और यहां पर इनकी एक कैविटी होती है बड़ी सी, जिसको आप गुहा भी कह सकते हो। इस कैविटी में डाल लेंगे और अपशिष्ट को फिर ये वाटर के जरिए ही बाहर निकाल देंगे। तो ये तो सरल प्राणियों में होता है। अब जटिल प्राणियों की अगर हम बात करें तो उनमें मोर एफिशिएंट एक बहुत जबरदस्त तरीके का सिस्टम पाया जाता है और उनके अंदर ये जो अभिगमन तंत्र होता है, ये अभिगमन जो सिस्टम होता है वो पूरा डिपेंड रहता है ब्लड पर। किस पर? यानी यहां पर अभिगमन के लिए ब्लड प्लस लिम्फ दो चीजें होती हैं, यानी इनके ट्रांसपोर्ट में ब्लड और लिम्फ दो चीजें होती हैं। क्लियर बात? ठीक है। ब्लड और लिम्फ यानी रक्त तथा लसिका, किसकी बात कर रहे हैं हम? लसिका भी इसी चैप्टर में है। लसिका एक प्रकार का तरल उत्तक है, तरल है, और ये रक्त से डिफरेंट होता है, इसकी मैकेनिज्म भी डिफरेंट है, इसके काम करने का तरीका भी डिफरेंट है। ठीक है। ब्लड का सिस्टम कुछ अलग होता है, इसको कुछ अलग काम करना पड़ता है लिम्फ को, और जबकि ब्लड को कुछ अलग काम करना पड़ता है। तो ये बातें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओवरऑल हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ब्लड है, ये जो ब्लड है, इस ब्लड के बारे में पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है बच्चों, ये जिसको आप कनेक्टिव टिश्यू कहते हो। कौन सा टिश्यू कहते हो? ठीक है। ये जो ब्लड होता है ये दो चीजों में डिवाइड रहता है। ये दो चीजों में डिवाइड रहता है। ठीक है। एक जो इसका भाग होता है उसको आप कहते हो प्लाज्मा। क्या कहते हो? और एक इसका जो पार्ट होता है उसको आप मैट्रिक्स कहते हो। क्या कहते हो? और मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स जो होता है संगठित पदार्थों का बना होता है। ये संगठन पदार्थ का बना होता है मैट्रिक्स। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो अपनी बॉडी में जो प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है। कितना होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा घेर के रखता है? 55%। अच्छा, यहां पर आपको ये बात भी याद रखनी है, ये प्लाज्मा होता कैसा है? हल्का पीला और थोड़ा गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी होती है। गाढ़ा, थोड़ा गाढ़ा, यानी विस्कोसिटी होती है, श्यानता का गुण होता है, ऐसे नहीं। ठीक है। पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है।
क्योंकि चीजें भी हैं इसमें, तो गड है। ठीक है, क्लियर। ये 55%, यानी कुल ब्लड का कितना परसेंट होता है ये? 55%। कितना होता है? 55%। और जो प्लाज्मा होता है ना, वो खुद बॉडी के अंदर देखा जाए प्लाज्मा को तो प्लाज्मा दो चीजों में डिवाइड रहता है प्लाज्मा। एक तो होता है इसका प्लाज्मा प्रोटीन। एक तो कौन सा भाग होता है इसका? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, एक प्लाज्मा खुद होता है। एक मिनट रोकना, थोड़ी सी देना है एनसीईआरटी लेके। तो जो प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, और 55% इसका कंटेन होता है। अच्छा, प्लाज्मा के अंदर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो प्लाज्मा होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर वाटर होता है भाई, क्या होता है? वाटर। और एक होता है इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन। दो चीजें होती है। क्या क्या होता है? वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, जो वाटर होता है ना वो यहां पर 90 से 92% होता है। कितना होता है? 90 से। अच्छा, ये 90 से 92% इसका पार्ट बता रहा है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ना यहां पर, ये 8 से 10% के पास होता है। कितना होता है? 8 से 10%। अच्छा, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें कितना होता है प्लाज्मा प्रोटीन? 8 से 10%। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसके अंदर 3 प्रोटीन होते हैं बच्चों। कितने प्रोटीन होते हैं? 3। एक तो होता है इसके अंदर फाइब्रिनोजन। कौन सा होता है? एक होता है इसके अंदर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन वैसे ऐसे ही लिखा जाता है एल्ब्यूमिन आपके। एक है ग्लोब्यूलिन। तीन इसके पास प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। यहां पर ये जो फाइब्रिनोजन होता है ना, फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है बच्चों। कहाँ काम आता है? ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रक्त का थक्का बनाने के काम आता है ये फाइब्रिन। यानी प्लेटलेट्स जो सेल होती हैं वो रक्त का थक्का बनाती हैं, लेकिन मौजूदगी की चाहिए उसको। किसकी मौजूदगी चाहिए? फाइब्रिनोजन की। ठीक है, यहां पर ये जो ग्लोब्यूलिन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपने अंदर अगर देखा जाए तो एंटीबॉडी बनाता है और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग रखता है ये कौन? ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और ये जो एल्ब्यूमिन है ये प्रासरण सांद्रता को बनाए रखता है अपने अंदर। किसको? प्रासरण सांद्रता को। तो ये बात क्लियर हो गई। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हम स्लाइड पीछे की ले लो। हम ब्लड की बात कर रहे हैं, तरल संयोजी उत्तक है, ये दो पदार्थों से मिलकर बना था, प्लाज्मा और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम गए नहीं अभी। प्लाज्मा जो हल्का पीला और गाढ़ा होता है, ठीक है, 55% पार्ट बनाता है। और प्लाज्मा खुद दो भागों में बटा होता है, एक तो वाटर और एक प्लाज्मा प्रोटीन। इसका जो वाटर
की बात करें तो इसमें 90 से 92% तक वाटर होता है। बाकी जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो 8 से 10% होते हैं। यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन की अगर हम बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। एल्ब्यूमिन यहाँ पर प्राशन सांद्रता को बनाए रखता है अपने शरीर में, जैसे सोडियम को किधर भेजना और किधर नहीं भेजना है, पोटेशियम को इधर आएगा नहीं जाएगा, इस सांद्रता को मेंटेन रखने का काम करता है ये। और ग्लोब्यूलिन की अगर हम बात करें तो ग्लोब्यूलिन जो है प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखता है। ठीक है, आप हाँ ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन आप प्रोटीन को इंटेक करते हो तो प्रोटीन जो होता है इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये आपकी बॉडी को बिल्डअप करता है, प्लस आपके जो एंटीबॉडी होते हैं ना उनको भी मेकअप करता है। ठीक है, यानी आपके एंटीबॉडी, आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा क्योंकि आपके एंटीबॉडी सही से बनेंगे नहीं। तो इतनी बात हम कर लेते हैं यहां तक की। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब हम बात किस पे करेंगे, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स पर। किस पे बात करेंगे, मैट्रिक्स पर। तो चलो मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स, ये क्या आ गया, ये बीच में थी क्या स्लाइड है? मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये संगठित पदार्थों का बना होता है। किसका बना होता है, संगठन पदार्थों का। और यहां पर जो संगठन पदार्थ होते हैं तो ये होते हैं 3। कितने होते हैं, 3। अच्छा, कौन कौन से होते हैं इनकी अगर हम बात करें संगठन पदार्थ की, तो भाई एक तो होता है इसके अंदर आरबीसी। क्या होता है, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। एक होता है प्लेटलेट्स जिसको आप प्लेटलेट्स से पट्टी काणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पट्टी काणु। इसको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है या श्वेताणु भी कह सकते हो आप इसको। ये प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो हम इन 3 पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी की। किसकी बात कर लेते हैं, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स कह सकते हो आप, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हो। रक्ताणु भी कहा जा सकता है इसको, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो माप होता है ना, ये प्रति घन मिमी में होता है। किस में होता है, प्रति घन मिमी में होता है, मिलीमीटर में। तो ये 50 से 55 लाख ठीक है, प्रति घन मिमी। 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी होती है इसकी कंटेन, 50 से ठीक। अच्छा, एक और इसके अंदर बात करेंगे हम कि ये तो हो गया इसका मतलब इसकी संख्या बता रहे हो आप। अच्छा, ये इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कब, वयस्क अवस्था, चलो ओवरऑल नहीं पाया जाता। ठीक है, इनकी जो ओरिजिन होती है ना वो बोन मेरो से होती है भाई। कहां से होती है, बोन मेरो से होती है। इनकी ओरिजिन कहां से होती है, बोन मेरो से। ठीक है, और
इनकी ओरिजिन बोन मेरो से होती है, ठीक है। और ये जाकर कहाँ टूटते हैं, तो ये विघटित कहाँ होते हैं, यानी टूटते कहाँ, विघटित कहाँ होते हैं, ये प्लीहा में होते हैं। कहाँ होते हैं, जो लीवर में होता है ना, स्प्लीन लीवर के पास होता है, हार्ट के पास स्प्लीन, वहां पर होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है इनको। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है, ठीक है। अच्छा, ये उभयोत्तल होती हैं, उभयोत्तल मतलब ऐसे दोनों तरफ से, ये स्ट्रक्चर में दोनों तरफ से उभयोत्तल होती है, ऊपर निकली हुई होती है, ठीक है। तो इतनी बातें आप, अच्छा अब इसमें अब मेन बात और याद करनी, इसका रंग जो होता है ना, रेड कलर की होती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। किसके कारण, ये हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है वो लोह युक्त प्रोटीन होता है, एक प्रकार का लोह युक्त प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। जटिल प्रोटीन है एक प्रकार का, ये लोह युक्त प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। अगर कंटेन देखें हम हीमोग्लोबिन का, तो प्रति 100 ml ब्लड में, प्रति 100 ml ब्लड में, इसको ऐसे नहीं लिखें, यानी 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें, ये पुरुषों का कंटेंट होता है, उससे 12 से 16 ग्राम, ठीक है। किसके अंदर, 100 ml में निकालते हैं इसका कंटेंट, ठीक है। तो ओवरऑल जितनी जो बात थी वो सारी आ गई, ठीक है। तो 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी, ये इसकी संख्या की काउंटिंग करते हैं अपना, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता, इनकी उत्पत्ति बोन मेरो में होती है, इनका विघटन जो होता है प्लीहा में होता है, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, ये उभयोत्तल होती हैं, रंग इनका लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन वर्णक जो होता है लोह युक्त प्रोटीन है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा ब्लड में 100 ml प्रति 100 ml कितनी होनी चाहिए, 12 से 16 ग्राम। तो इतनी बात अपनी हो गई, ठीक है, ये हो गया। ये प्लाज्मा में एक दो बात और याद रखनी है, प्लाज्मा का एक बार थोड़ा सा और देख लो, कि प्लाज्मा के अंदर भाई आपको आयंस भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये आपको प्लाज्मा में मिलते हैं। एक और बात, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, और जैसे लिपिड है, ठीक है, ग्लूकोज है, लिपिड है, ये जो है ना, ये भी मतलब क्या करते हैं, कैरी करते हैं ये इधर में प्लाज्मा में। देखो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आरबीसी का फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन होता है O2 को कैरी करना, ऑक्सीजन का वहन करना, फिर और सारी चीज। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन सर वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखती है। प्लेटलेट्स का फंक्शन सर वो रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। फिर भाई ग्लूकोज है, और कोई प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको प्रत्येक अंग तक कौन पहुंचाएगा, आरबीसी तो एक ही काम करती है सिर्फ, क्या करती है, वो ऑक्सीजन के अलावा किसी चीज को नहीं ले जाती। डब्ल्यूबीसी का काम ही अलग है, वो इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को संभाले रखती है। प्लेटलेट्स का काम जब चोट लगती है तब काम करती है वो। तो अब ये पूछा जाए आपसे कि जैसे और जो पोषक तत्व रह गए, पोषक तत्वों में ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो भी एमिनो एसिड है, लिपिड है, जो भी है, उनको प्रत्येक अंग तक कौन पहुंचाएगा, कौन पहुंचाता है बताओ, प्लाज्मा ही पहुंचाता है, कौन पहुंचाएगा। तो ये याद कर लो, याद करने का एक तरीका मैंने बता दिया कि O2 का वहन सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी किसी चीज का वहन नहीं करती है,
उसका काम तो शरीर की ताकत को बनाए रखना ताकि हम रोगों से प्लाज्मा। तो इसके लिए इसलिए ये ग्लूकोज है इनका, या ग्लूकोज हो गया या फिर मान लो आप कोई लिपिड वगैरह हो गया, इनका वहन भी कौन करेगा? प्लाज्मा। अब एक प्रश्न आता है कि अच्छा, आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजन है ना, प्लाज्मा के अंदर ये क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? क्लॉटिंग कारक है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में? जब चोट लगती है और ये हवा के संपर्क में आता है तो एक्टिव होता है, इतनी देर नहीं होता है। तो बॉडी के अंदर हवा के संपर्क में तो नहीं है, नहीं, तो बाहर की हवा के संपर्क में कब आएगा? ये चोट लगेगी जब आपका शरीर का कोई हिस्सा कट जाएगा, तब ये इनएक्टिव फॉर्म में रखता है। समझ में आ गई? अब एक प्रश्न और होता है कि सीरम क्या होता है? अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सीरम क्या होता है सर, सीरम। तो एनसीईआरटी ने इसको भी मेंशन कर रखा है, जब आप किसी ब्लड से उसके क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त का थक्का बनाने वाले सभी कारकों को यदि बाहर निकाल दो तो अब जो ब्लड बच गया उसको सीरम ही कहा जाता है बच्चों। समझ में आ गई बात? सीरम किसे कहेंगे? ब्लड से रक्त का थक्का बनाने वाले जितने भी कारक हैं उनको यदि हम बाहर निकाल दें तो बचा हुआ ब्लड क्या कहलाएगा? सीरम। क्या कहलाएगा? ठीक है, तो ये अपनी बात तरल संयोजी उत्तक से आ गई, प्लाज्मा की हो गई। प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं, थोड़ा सा रटने पर रहेगा ये चैप्टर। अभी के लिए थोड़ा कंटेन है, बाद में हार्ट वगैरह की जो स्ट्रक्चर आई वो तो समझ लोगे आप, थोड़ा सा इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है बच्चों? ब्लड का क्लॉटिंग करना। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? प्राशन सांद्रता को बनाए रखना। ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को संभाले रखना। इसके अलावा इसके पास क्या होते हैं? प्लाज्मा के पास सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम या आयंस भी होते हैं। इसके अलावा ये जो O2 के अलावा अन्य जो चीजें उनका भी वहन करता है, जैसे ग्लूकोज या लिपिड वगैरह, इनका भी ये वहन करता है। फिर बात आती है कि सीरम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों को यदि आप बाहर निकाल दोगे तो बच गया वो। अच्छा, प्रश्न आता है कि रक्त का थक्का बनाने का काम तो करवाता है कौन? प्लेटलेट्स। लेकिन उसके कारक, अधिकतर कारक कहाँ मौजूद होते हैं? प्लाज्मा में। कौन सी फॉर्म में रहते हैं बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। चलो, संगठन पदार्थों की बात करें तो कितने हैं अपने पास? कौन कौन से? सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे? आरबीसी की बात की जाए तो इन्हें रेड ब्लड सेल्स, रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट कह सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, पहला कंटेंट क्या है? आप क्या दे रखा है? ये 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती हैं। ये केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी जो ओरिजिन होती है वो बोन मैरो से होती है, यानी अस्थि मज्जा से होती है। इनका विघटन प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये उभयोत्तल होते हैं, दोनों तरफ से उठे हुए होते हैं आरबीसी, और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका रंग जो होता है वो लाल होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और इन जो हीमोग्लोबिन वर्णक है वो लोह युक्त एक जटिल प्रोटीन है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की माप आपसे पूछ सकता है, तो 100 ml में हीमोग्लोबिन कितना हो जाता है? 12 से 16 ग्राम। तो अपना ब्लड जो होता है तकरीबन 5 लीटर होता है, तो कितना हीमोग्लोबिन हो गया? अगर 100 ml में यदि 16 ग्राम है, बताओ जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी लिखें आपका आंसर है। तकरीबन 600 से 800 ग्राम। कितना भाई? 100 ml में अगर 12 है तो 1000 ml में 120, तो 120 इंटू 5 600 के आसपास हो गया। ठीक है, 100, हाँ ठीक है, इतनी बात आ जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी? डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करेंगे? डब्ल्यूबीसी की। देखो डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बातें तो यहीं पर कर लेते हैं। इसको श्वेताणु कहेंगे। इसका रंग श्वेत होता है। क्यों? वाही,
क्योंकि इसमें बच्चों हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है इनमें, ठीक है, और श्वेत होती है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसका टाइमिंग नहीं लिख रखा है ये कितने दिन में मर जाएगी, लेकिन ये लिख रखा है कि आरबीसी से जीवन काल इनका कम होता है, और अप्रोक्सीमेटली इसका जीवन काल जो होता है 100 डेज के आसपास होता है। कितना होता है? 100। तो इसका जो जीवन काल है वो आरबीसी के जीवन काल से कम होता है। समझ में आ गई बात? इस लाइन का मैं पूछूंगा, वापस से रिवाइज करूंगा तब आपसे। समझ में आ गई बात? इसका जीवन काल आरबीसी के जीवन काल से कम होता है। और क्या बात कर सकते हैं इस पे? सर इसकी संख्या बताओ आप। तो इसकी संख्या जो होती है 6000 से 8000 प्रति घन मिमी, ये इसका काउंटिंग होती है। अच्छा और बताओ सर इसके बारे में। इसमें केंद्रक होता है बच्चों, केंद्रक प्रेजेंट होता है इसमें, इसको केंद्रक एब्सेंट वाला नहीं है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या बताएं इसके बारे में? इसके बारे में और जानना है तो ये बात समझो आप कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। अच्छा काम बताओ इसका पहले, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। याद रखें आप, ये दो प्रकार की होती है, कणिकामय और अकणिका, दो प्रकार की होती है बच्चों, कणिकामय और अकणिकामय, ठीक है। अच्छा जो कणिकामय की हम बात करेंगे तो इसको आप 3 भागों में बांटते हो, और अकणिकामय की बात करते हो तो आप इसको 2 भागों में बांटते हो। क्लियर? चलो देखते हैं। आप डब्ल्यूबीसी को देख रहे हो ना, इसका कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया, कंटेंट बताया ना, कितनी होनी चाहिए शरीर में? 6000 से 8000 प्रति घन mm, ठीक है। क्लियर? जीवन काल इनका आरबीसी से कम होता है, आरबीसी से जस्ट अपोजिट चीजें चल रही हैं इसके अंदर। दूसरी बात क्या, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कई फॉर्म में होता है इसमें, ड्यूअल जैसे बाइलोब्ड होता है, सिंगल लोब्ड होता है, केंद्रक की शेप भी चेंज होती है इन कोशिकाओं। अच्छा इसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं भाई? कौन कौन से? वेरी गुड, ग्रेन्युलोसाइट कणिकामय को कहा जाता है, और एक अग्रेनुलोसाइट अकणिकामय को कहा जाता है। इसमें जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 3 प्रकार की होती है, और ये 2 प्रकार की होती है। जो 3 प्रकार की होती हैं वो कौन कौन सी होती है भाई? एक तो होती है इसमें न्यूट्रोफिल्स, अच्छा यहां पर एक बात और याद रखें आप, अगर आप इसको 55% बोल रहे हो तो आपका ये संगठन कितना हो जाएगा? 45%। याद रखें इस बात को, कितना हो जाएगा? ये क्या जाता है, कहाँ गया वो? पता नहीं क्या हो रहा है। ये जो बोर्ड अपने बस में नहीं है आज, अपनी मर्जी कर रहा है ना, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, और ये 2 होती हैं, एक तो लसिकाणु और मोनोसाइट, एक तो मोनोसाइट और एक
लसीकाणु। क्लियर? ये टाइप आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं। देखो, सबसे ज्यादा होती है ये न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%। सबसे कम होती है बेसोफिल्स 0.5 से 1% के आसपास। इओसिनोफिल्स जो होती हैं वो 2 से 3% होती है। मोनोसाइट जो होती है वो 20 से 25% होती है। और लसीकाणु जो होती है, गलत हो गया, मोनोसाइट 6 से 8% होती है और लसीकाणु जो होती है 20 से 25% के आसपास होती है। ये आप रट लो अच्छे से ये चीजें, अभी इसका सारा कंटेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल्स। ऐसे याद रखो इसको। बेसो यानी बेस में, बेस में चीज कम हो गई, बेस यानी नीचे जा रहे हैं ना, तो सबसे कम नीचे, ठीक है, 0.1%, वो 1% के आसपास, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसको आगे से, मतलब आगे इसका एक एक इनके फंक्शन वगैरह हम नोट करते हैं और इसको देखते हैं। देखो, न्यूट्रोफिल्स की बात करें, हम किसकी बात करें? न्यूट्रोफिल्स। तो भाई एक तो ये और एक ये, दो से सेम ही काम करती है, दोनों एक ही काम करती हैं। ये आए हुए बाह्य जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, उनको पकड़ती है, उनको खा जाती है। समझ में आ गई बात? ये क्या करती हैं? आए हुए बाह्य जीवाणुओं को पकड़ती हैं, मारती है, खा जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, ये क्या करता है? देखो, ये जो बैक्टीरिया वगैरह जो अपनी बॉडी में आते हैं और अपने को, मान लो कोई वायरस आ गया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने डीएनए से हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि अपने द्वारा स्रावित पदार्थ से हानि पहुंचाते हैं। लाइक टिटनेस, टिटनेस का जो बैक्टीरिया था ना, टिटेनेकोलाई, तो वो उसका अपना डीएनए थोड़ी डालता अपनी बॉडी में, वो एक रस छोड़ता है, उसके कारण हमें टिटनेस हो जाता है। तो ऐसे खतरनाक रस जो आ रहे हैं उसको निष्क्रिय कर देता है ये इओसिनोफिल्स, बाहर से जो आ रहे हैं बैक्टीरिया के संक्रमण से, उनको निष्क्रिय करता है एक प्रकार से, ठीक है। बेसोफिल्स है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है? ये, अच्छा, ये इओसिनोफिल्स आप याद रखें, एलर्जी में भी काम आएगा आपके। एलर्जी जैसी जो प्रक्रिया होती है उनमें इओसिनोफिल्स काम करता है। बेसोफिल्स की बात करें तो ये प्रदाह प्रक्रिया, सोथज प्रक्रिया में काम आता है। सोथज प्रक्रिया में कई चीजें होती हैं, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ये जो पदार्थ हैं वो निकलते हैं किसके अंदर? प्रदाह प्रक्रिया के अंदर। अगर हम देखें तो कई होते हैं, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। कौन कौन से होते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। देखो, ये 3 पदार्थ हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या होता है कि, अच्छा, एलर्जी कहीं ना कहीं एलर्जी इनकी वजह से भी होती है, इस कारण भी होती है एलर्जी, ठीक है। ये रोकथाम कर रहा है एलर्जी पर। मोनोसाइट का काम आपको पता लग गया, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स का काम भक्षण करने का। बेसोफिल्स, सोथज प्रक्रिया क्या होती है? जैसे आपके चोट लग गई, तो जैसे आपकी चोट लगती है ना, तो आप देखो वहां पर रेडनेस आ जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा कट गए तो रेड रेड हो जाओगे आप उसके पास, वहां पे गर्माहट भी रहती है, बॉडी की अदर स्किन से वहां पर थोड़ी गर्माहट रहती है। वहां पे सूजन भी आ जाती है। सूजन वगैरह ये इसलिए आती है क्योंकि हिस्टामिन जैसे पदार्थ वहां से निकलते हैं जो ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में ब्लड तेजी से फ्लो करता है और रेडनेस वगैरह आने लग जाती है। क्या लगने लग जाती है? रेडनेस आने लग जाती है। सेरोटोनिन, ये जो होते हैं प्रदाह प्रक्रिया, यानी सोथस बोल दो या पर्दा, इस कंप्लीट चीजों को, जहां पर रेडनेस आ गई, लालिमा आ गई और सूजन आ गई, इसको कंप्लीट को आप सोथस कहोगे। क्या कहोगे? सोथस कहोगे।
ये एसिनोफिल्स का काम हो, मोनोसाइट्स का काम। लसीकाणु अपनी बॉडी में दो प्रकार के लसीकाणु होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका काम बड़ा, फंक्शन इनका बड़ा जटिल होता है, लेकिन ये 12th क्लास में आप अच्छे सीखोगे। अभी के लिए आप ये याद रखोगे कि ये जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं, विशेष प्रकार की एंटीबॉडी वाली कोशिकाएं बनाते हैं जो शरीर में आए हुए एंटीजन को मारते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो 4 प्रकार की सेल बनाता है, और बी लिम्फोसाइट जो होता है वो 2 प्रकार की सेल बनाता है। ठीक है, और ये जो बनी हुई सेल्स, जो अपना जो शुरू में बात आई थी ना लसिका, उस लसिका के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाएगी और जगह जगह जाके अपने एंटीजन फैला, जो भी एंटीजन आएगा उसको मारने का काम करेगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।